डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज टू किक द बकेट? अगर आप ये नहीं समझते तो आज की वीडियो आप देखो, ओके? आप हमसे जुड़े हो, मैं आपको सिखाऊंगा फ्रेजेस के मीनिंग्स। ये फ्रेजेस हैं, एडियम्स एंड फ्रेजेस। इससे पहले भी एक वीडियो बनी है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस बताए गए हैं, ठीक है? आज की वीडियो में मैं कुछ नए इंपॉर्टेंट है ना फ्रेजेस बताऊंगा, सिखाऊंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसकी मीनिंग बताऊंगा, एग्जाम्पल भी बताऊंगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, किक द बकेट। क्या मतलब होता है इसका? किक द बकेट, मैं कहूँ कि माई डॉग, आई हैड ए डॉग, ओके, एंड द डॉग किक्ड द बकेट दिस मॉर्निंग। क्या मतलब हुआ? द डॉग किक द बकेट दिस मॉर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स टू डाई। क्या मतलब होता है इसका? टू डाई, मर जाना। किक द बकेट मीन्स मर जाना। ये कैसे समझोगे? किक द बकेट का मतलब मरना होता है, टू डाई। माई डॉग किक द बकेट दिस मॉर्निंग। आज सुबह सुबह वो मर गया। मरने को क्या बोलते हैं? किक द बकेट, ओके? किक करना, देखो जब कोई एनिमल्स की जान जाती है उसके सामने जो भी बकेट, बाल्टी, जो भी इस तरह का हो, सामने पानी उनी रखा होता है ना, उस पर पैर से क्या करता है? वो हिट करता है। तो ऐसा करने को क्या बोलते हैं? किक द बकेट, मतलब उसकी जान चली गई। अब देखो मरने पे भी कुछ फ्रेजेस बने हुए, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स आप लिख लो। जैसे देखो, मैं कहूँ टू अटेंड द मेजॉरिटी। क्या आप जानते हैं इसे कि अटेंड द मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? टू अटेंड द मेजॉरिटी, इसका मतलब ही होता है मर जाना। अगर कोई इंसान मर जाए तो क्या बोलेंगे? ही अटेंडेड द मेजॉरिटी। जब वो मर जाता हो तो उसके सारे सगा संबंधी, मिलने जुलने वाले इकट्ठा हो जाते, तो क्या किया? अटेंड द मेजॉरिटी, ठीक है? मरने का देखो ये भी होता है टू बी नो मोर। अब वो नहीं रहे, कहते हैं ना, ही इज नो मोर, वो हमारे बीच नहीं रहे, ओके? और हम क्या बोलते हैं? टू पास अवे, वो इस दुनिया से गुजर गए, स्वर्गवास हो गए, कहते हो ना इस तरह से, ही पास्ड अवे दिस मॉर्निंग, ओके? या टू टेक द लास्ट ब्रेथ, उन्होंने क्या किया बताओ? अंतिम सांस। टू टेक द लास्ट ब्रेथ। सारे फ्रेजेस जो मैंने लिखे हैं सबका मीनिंग क्या है? मर जाना, ओके? सबका मतलब क्या है? टू डाई, मरना, ओके? ही टुक द लास्ट ब्रेथ इन हॉस्पिटल, मतलब अंतिम सांस। क्लियर? इसी तरह से कुछ और फ्रेजेस देखो। If I say to let the cat out of the bag, क्या मतलब होता है इसका? To let the cat out of the bag। अगर आप इसे ट्रांसलेट करोगे तो है ना, क्या कहोगे कि बिल्ली को क्या बैग से बाहर निकालना, है ना? लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, राज की बात बता देना, टू रिवील अ सीक्रेट, ठीक है ना? क्या लिखोगे इसकी मीनिंग? टू रिवील अ सीक्रेट, ठीक है? या टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, राज की बात बताना। Now the next one is to make both ends meet। क्या मतलब होता है इसका? To make both ends meet, ये एग्जाम में पूछे गए थे। एक एग्जाम मैंने देखा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक पूछा गया था, ऑप्शन दे दिए गए हैं, ठीक है? कभी कभी इसके आगे पीछे कर दिया जाते हैं वर्ड्स को कि मेक एंड्स बोथ मीट, इस तरह आगे पीछे कर दिया था, जंबल बना दिया था इसे। और कुछ एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट मीनिंग पूछा जाता है कि मेक बोथ एंड्स मीन की मीनिंग बताओ, ठीक है? तो सबसे पहला आपका काम है कि फ्रेजेस को याद कर लेना है, फिर उसकी मीनिंग को लिखना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ मेक बोथ एंड्स मीट, यही है ना?
तो इसका मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझने की कोशिश करो। सिर्फ रटने से और याद करने से नहीं होगा। यू डोंट नीड टू पैरट, तोते की तरह आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बोथ एंड्स, बोथ एंड्स। एक देखो यहाँ पे एंड है, हाँ दूसरा क्या है, ये एंड है, इसे कहते हैं बोथ एंड्स। ये बोथ एंड क्या है, एक है इनकम और दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर। ओके हर इंसान की ज़िंदगी में देखो दो एंड्स होते हैं। पहला एंड होता है आमदनी कितनी उसकी और ख़र्च कितना है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको यही ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाती, क्या करने में, इनकम और एक्सपेंडिचर, इन दोनों एंड्स को मीट करने में, मिलाने में। देखो फ्रेज यहाँ से बना हुआ, मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब ये हुआ बस किसी तरह से हमारी जितनी आमदनी है हमारा खर्च उसी में ही हो जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आमदनी कम है खर्च ज़्यादा हो, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ऐसा ना हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी तरह जीवन यापन कर लेना, गुजर बसर करना, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लिख लो, इसका अर्थ लिखो। इट मीन्स टू लिव इन वंस इनकम, टू लिव इन वंस इनकम, जितनी आमदनी है खर्च भी उसी में हो, उसी में गुजारा कर लेना, ठीक है। मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ, ध्यान से सुनो या लिख दूँ, लिख देता हूँ। दे वर सो पुअर दैट they had to struggle to make both ends meet। देखो पूरा मैंने एग्जाम्पल के साथ लिख दिया। वो इतने गरीब थे कि उन्हें क्या करना पड़ा, they had to struggle, they had to struggle टू मेक बोथ एंड्स मीट, दो वक्त का किसी तरह का गुजारा चल रहा है, ठीक है, क्लियर। तो उसे हम कहते हैं मेक बोथ एंड्स मीट। द पुअर ऑलवेज स्ट्रगल, जो गरीब होते हैं हमेशा स्ट्रगल करते हैं टू मेक बोथ एंड्स मीट, किसी तरह उनका जीवन यापन चल जाए, गुजर बसर कर जाए, उसे बोलते हैं मेक बोथ एंड्स मीट। मैं कहूँ a square मील ऑफ ब्रेड, क्या मतलब होता है इसका, स्क्वायर यहाँ पे मील लिखो, स्क्वायर मील ऑफ ब्रेड क्या मतलब होता है। स्क्वायर किसे कहते हैं, जैसे मैं कहूँ एक्स स्क्वायर, व्हाट डज इट मीन्स, एक्स इंटू एक्स, दो होते हैं ना। तो यहाँ पे देखो आई स्क्वायर यूज़ किया गया किसके लिए, मील के लिए। तो इट मीन्स होता है टू, यहाँ पे हम कहेंगे क्या इसकी मीनिंग, टू टाइम्स ऑफ मील, दो वक्त की रोटी, ठीक है। दो वक्त की रोटी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर मील ऑफ ब्रेड, ओके। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाऊं कि द फार्मर्स हु आर फीडिंग द होल नेशन हार्डली गेट ए स्क्वायर मील ऑफ ब्रेड। जो हमारे देश के किसान हैं जो पूरे नेशन को खिलाते हैं, वो खुद ही क्या है, उनको बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी मिलती। एंड दे गो टू बेड विदाउट सपर, बिना खाए हुए सो जाते, बिकॉज दे आर इन डेट, कर्ज में डूबे होते, ठीक है। स्क्वायर मील ऑफ ब्रेड, समझ गए होगे आप। नाउ द नेक्स्ट वन इज, मैं कहूँ कि देयर इज नो लव लॉस्ट between the neighbors। अब देखो ये सेंटेंस यहाँ एक फ्रेज में डाले, नो लव लॉस्ट, इसकी मीनिंग क्या है, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द नेबर्स। अब जिन्हें फ्रेज नहीं पता होता उन्हें ट्रांसलेट करने में बड़ी दिक्कत होती है, वो सेंटेंस के एसेंस को समझ नहीं पाते कि कहने वाला कह क्या रहा है, उसका इंटेंशन क्या है।
तो देखो इसके पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि नो लव लॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है, यहाँ फ्रेज की मीनिंग लिख लो जल्दी से, इट मीन्स नो लव लॉस्ट, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इंटेंस डिसलाइक, इंटेंस डिसलाइक, बहुत ज़्यादा नफरत, उसे क्या बोलते हैं, नो लव लॉस्ट। ज़्यादा नफरत को हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड भी लिख लो इसके लिए, इसे कहते हैं एबहोर। ठीक है, एबहोर का मतलब होता है इंटेंस, इंटेंस डिसलाइक, जिसे हम बोलते हैं डिटेस्ट, डिटेस्ट, ओके, जिसे हम कहते हैं लोथ, LOATHE, ओके, जिसे कहते हैं हेट, नफरत करना, डिसलाइक करना। देयर इज़ नो लव लॉस्ट, मतलब ये जो दो पड़ोसी हैं आपस में, इन दोनों में एक दूसरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। तो देखो द नेक्स्ट फ्रेज इज विद वंस बर्थडे सूट। क्या मतलब होता है, विद वंस बर्थडे सूट, इसका मतलब क्या होता है, इस फ्रेज का मतलब क्या आप समझ पाओगे, अगर एक एक वर्ड की मीनिंग भी निकालोगे तो समझ नहीं पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि फ्रेज को याद रखना है, समझना, नज़र रखो इन पे, है ना। अब मैं जैसे एक सेंटेंस बना दूं कि चिल्ड्रेन वर प्लेइंग with their birthday ठीक है। अब ये सेंटेंस है, अब देखो सेंटेंस को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, विद देयर बर्थडे सूट, इसका मतलब बताना आपको, फिर यहाँ से ऑप्शन बना दिए जाएंगे, ठीक है, कि इनकी मीनिंग बताओ। चिल्ड्रेन वर प्लेइंग विद देयर बर्थडे सूट, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, नेकेड, वो नंगे, है ना। बच्चे जो खेल रहे थे, छोटे बच्चे थे, वो नंगे खेल रहे थे। तो बताओ इसका मतलब नंगा कहाँ से हो जाएगा, किस एंगल से। अगर आप एक एक वर्ड की मीनिंग भी निकालोगे तो इसका मतलब आप नहीं समझ पाओगे। आप तो बल्कि ये समझ रहे होगे कौन सा सूट बूट पहन कर होंगे वो बच्चे, बर्थडे सूट पहन कर होंगे, लेकिन इसका मतलब क्या, वो नंगे ना, है ना, नंगे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, कपड़े भी नहीं थे उनके बदन पे, तब नंगे। तो देखो मैं आपको ये याद दिला दूं कि जब इंसान का जन्म होता है ना तो वो नंगा होता है, धरती पर वो नंगा आता है, इसलिए उसको कहते हैं बर्थडे सूट, वही सूट होता है उसका जिस दिन वो पैदा हुआ, पैदाइशी सूट है वो। इसीलिए कहते हैं कि विद वंस बर्थडे सूट, उसका वो कौन सा सूट बन गया, बर्थडे सूट हो गया। जो बर्थडे था, जिस दिन उसका डे है ना, बर्थ हुआ, वो वही उसका सूट बन गया। तो चिल्ड्रेन वर प्लेइंग विद देयर बर्थडे सूट, नाउ द पॉइंट इज क्लियर, वो नंगे खेल रहे थे। Carrot and stick. What does it mean? मैं कहूँ देयर इज ए कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, क्या मतलब होगा इसका, बिजनेस के टर्म में यूज कर लेते हैं, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक। तो कैरेट का मतलब समझ रहे हो, गाजर, स्टिक का मतलब डंडा। इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको यूँ समझ लो कि किसी गधे के ऊपर आप बैठ जाओ, हाथ में एक स्टिक ले लो और उसमें गाजर बांध दो, राइट। गधे के ऊपर सामने से करो, गधा देखेगा कि हमारे सामने गाजर लटक रहा है, वो खाने के लिए आगे बढ़ेगा, ठीक है। और इसी तरह जहाँ चाहो उसे आप लेकर चले जाओ, ठीक है। जब आप अपनी जगह पहुँच जाते हैं डेस्टिनेशन, फिर उसे अपने क्या करो, उसे गाजर खिला दो। इसका मतलब क्या हुआ, तो रिवार्ड एंड, इसका मतलब लिख लो रिवार्ड, क्या कहेंगे, लिखो रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ज़्यादातर कंपनी में क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ कंपनीज जहाँ पे एम्प्लॉयज़ से क्या किया, ज़्यादा काम लिया जाता है, 8 घंटे की जगह पे 10 घंटे से काम लेते, और फिर उनको लास्ट में इंसेंटिव दे दिया जाता है, बोनस दे दिया जाता है, पर्क दे दिया जाता है, ठीक है, वो भी खुश हो जाता। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो रिवार्ड समझते हैं, पर वो क्या होता है, साथ में पनिशमेंट भी होता है। इसी तरह वर्कर के साथ भी हम करते हैं,
ठीक है, खूब भरपेट उन्हें खाना खिलाकर खूब काम ले लेते हैं, तो दैट्स कॉल्ड अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। क्या वो यूज़ करते हैं? कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। रिवार्ड के साथ साथ पनिशमेंट भी होता है उनका, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फ्रेज इज टू डाई, मर जाना। इन हार्नेस, क्या मतलब हुआ इसका? टू डाई इन हार्नेस। देखो हार्नेस किसे कहते हैं? आपने घोड़ा गाड़ी देखा होगा, ठीक है। घोड़ा किससे बना होता है गाड़ी में? हार्नेस से। जब वो आगे बढ़ता तो गाड़ी बढ़ती, वो रुक जाता तो गाड़ी रुक जाती, है ना। हार्नेस समझ गए आप? अब सुनो, किसी इंसान की ज़िंदगी उस घोड़े जैसी बन जाए, ठीक है, और गाड़ी जो उसके परिवार का बोझ हो, वो पूरे परिवार के बोझ को कैरी करता है। कैरी करता करता वो बंदा आजीवन स्ट्रगल करता है और फाइनली दम तोड़ देता। ऐसे इंसान की जब मौत होती है तो क्या बोलते हैं? डाई इन हार्नेस। ये पॉजिटिव सेंस में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। कि उस जैसे इंडियंस ये चाहते हैं कि डिफेंस में मैं क्या करूं? दे डाई इन हार्नेस इन डिफेंस फील्ड। वो चाहते हैं कि देश की सेवा करते करते दम तोड़ दे, तो क्या बोलेंगे? डाई इन हार्नेस, ठीक है। हिज ग्रैंडफादर डाइड इन हार्नेस, मतलब आजीवन उन्होंने स्ट्रगल किया। आफ्टर रिटायरमेंट भी उन्होंने चैन से बैठा नहीं, ठीक है। मतलब चैन से वो बैठे नहीं, अपनी दुकान चला रहे थे, कुछ भी करके वो रोजी रोटी चला रहे थे। दैट्स कॉल्ड टू डाई इन हार्नेस। तो क्या मीनिंग लिखोगे? इट मीन्स टू डाई, मर जाना, वाइल स्टिल वर्किंग, काम करते ही करते मरना, ठीक है। ये मत समझना आपकी बोझ उठाकर वो है ना और वो मर गया, ऐसा नहीं। मतलब पूरे जीवन स्ट्रगल करना है, दम तोड़ देना। घोड़ा गाड़ी से एक बात देखो, एक फ्रेज और याद आ गया, देखो, टू पुट द कार्ट बिफोर अ हॉर्स। इसका मतलब क्या होता है? पुट द कार्ट बिफोर अ हॉर्स। तो घोड़ा गाड़ी की अगर हम बात करें तो आपको ये पता होगा, घोड़ा आगे होता है, गाड़ी पीछे होती है। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? टू पुट द कार्ट बिफोर अ हॉर्स। इसका मतलब क्या हुआ? घोड़ा आगे होता है, गाड़ी पीछे होती है। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? कि गाड़ी को कहाँ रखो? घोड़े से आगे रखो। व्हाट डज इट मीन? तो इसका मतलब ये हो गया कि टू डू समथिंग इन अ रॉन्ग ऑर्डर। अगर आप कोई भी काम रॉन्ग ऑर्डर में कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे? टू पुट द कार्ट बिफोर अ हॉर्स। समझ गए? तो इट मीन्स टू डू समथिंग डिसऑर्डरली, ठीक है। टू डू समथिंग डिसऑर्डरली या इन अ रॉन्ग ऑर्डर। ही हैज़ पुट द कार्ट बिफोर अ हॉर्स, मतलब ही हैज़ डन समथिंग इन अ रॉन्ग ऑर्डर। ओके, तो कहेंगे टू पुट द कार्ट बिफोर अ हॉर्स। नाउ द नेक्स्ट फ्रेज इज, लिखो, टू पेग द लास्ट nail in somebody's coffin। क्या इस फ्रेज की मीनिंग बता सकते हो आप? जब ये आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो फिर ये सारे वहाँ फ्रेजेस मिलेंगे, ठीक है। और बेहतरीन उस तरह से आपका रिवीजन भी होता रहेगा। सो यू मस्ट, है ना, इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग। रीडिंग करने की आदत लगा लो। देखो, टू पेग, इसका मतलब क्या होता है? ठोकना। अच्छा, किल से ठोकते हैं ना, किल को ठोकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पेग। द लास्ट नेल, आखिरी कील। कहाँ ठोकना बताओ? इन समबडीज कॉफिन। कॉफिन किसे कहते हैं? ताबूत को, ठीक। अब बॉक्स होता है इन विच द डेड बॉडी इज कैरिड, जहाँ पर डेड बॉडी को कैरी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉफिन। अब देखो, पेग द लास्ट नेल इन समबडीज कॉफिन का मतलब क्या हो गया? तो इट मीन्स, मीनिंग लिख लो, इसका मतलब होता है टू डिफीट समवन, किसी को हरा देना। टू डिफीट समवन वेरी बैडली, बहुत बुरी तरह से किसी को हराने को क्या बोलते हैं? ठीक है,
to defeat someone very badly. Okay. In ODI one-day international match, India pegged the last nail in Bangladesh coffin. देखो बांग्लादेश में हमें अपोस्ट्रोफी बांग्लादेश कॉफिन, जिस टीम के बारे में कहोगे यहाँ पर रख के उसमें अपोस्ट्रोफी लगा दो, ठीक है। तो इंडिया पेग द लास्ट नेल इन बांग्लादेश कॉफिन, क्या मतलब हुआ? इंडिया डिफीटेड बांग्लादेश वेरी वेरी बैडली, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, टू निप एन एवल इन द बर्ड। नाउ द नेक्स्ट फ्रेज इज टू निप एन एवल इन द बर्ड, क्या मतलब होता है? देखो हर फ्रेजेस के मैं जितने भी यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, वर्ड्स की मीनिंग भी बता दे रहा हूँ, उसकी मीनिंग समझा रहा हूँ, फिर एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। वरना फ्रेजेस तो बहुत सारी किताबों में भी लिखा होगा, आप वहाँ से पढ़कर याद कर सकते थे, ठीक है। लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल से भी समझा दे रहा हूँ ताकि आसानी हो समझने में। जैसे देखो यहाँ पे वर्ड है टू निप। टू निप का मतलब क्या होता है? आप तो सिर्फ मीनिंग याद कर लोगे लेकिन आप समझ नहीं पाओगे कि इसका मतलब क्या होता है, तो फिर याद करने में भी आपको मज़ा नहीं आएगा, और अगर याद हो भी गया तो भूल जाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, निप। निप का मतलब होता है कुचलना, क्या करना? कुचल देना, किसी कुचलना, कोई बुराई को या किसी भी चीज़ को। इन द बर्ड, बर्ड मतलब था कली। कली समझते हो ना, फूलों की जो कली होती है, फूल बनने से पहले वो कली होती ना, तो इसका मतलब हो गया किसी बुराई को, किसी भी चीज़ को, मतलब जहाँ जो भी रखना यहाँ पे हो, उसको क्या करना? शुरुआती में, स्टार्टिंग में भी डिस्ट्रॉय कर देना, कुचल देना, क्योंकि बुराई बहुत तेज़ी से फैल जाती है, ठीक है। तो ऐसा करने को हम क्या बोलते हैं? निप एन एविल इन द बर्ड। तो इसकी मीनिंग लिख लो, इट मीन्स टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय कर देना, टू डिस्ट्रॉय एन एविल, बुराई को, इन द बिगिनिंग, शुरुआती में, ठीक है, शुरुआती में कुचल देना। मैं एग्जांपल समझाऊं, मैं कहूं कि इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया, ठीक है, मैं आई के साथ वर ले रहा हूँ चूँकि ये अनफुलफिल बात हो रही, अनरियल हो रही, मैं इसका भी रूल सिखाऊंगा आपको, ठीक है। बस ये देखो, इफ़ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, आई वुड, देखो वुड कर मैं क्या रखूँ? निप ऑल सोशल एविल्स इन द बर्ड, आई वुड निप गैम्बलिंग इन द बर्ड, आई वुड निप हरासमेंट, इफ टीजिंग, मोलेस्टेशन इन द निप। अगर मैं देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया तो सारी कुरीतियाँ, जो भी बुराइयाँ हैं, सबको मैं कुचल दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। बात समझ में आ गई होगी। नाउ राइट डाउन द लास्ट फ्रेज। बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, मैं कुछ अभी सिखाया हूँ, फिर आगे वीडियोज में भी सिखाता रहूँगा, ठीक है ना। लिखो, टू बैरी द हैचेट। टू बैरी द हैचेट क्या मतलब होता है इसका? देखो, बैरी का मतलब होता है दफनाना, मुर्दे को दफनाते हैं ना ग्रेवयार्ड में, बैरी करना। द हैचेट, ठीक है, फावड़ा से करते हैं ना, उसको दफनाते हैं। तो बेरी द हैचेट का मतलब होता है किसको दफनाना? बुराई को, ठीक है। किसी भी मतलब जो दुश्मनी होती ना आपस में, जो लड़ाई झगड़ा कर लेते, उसे दफनाकर दोस्ती कर लेना, तो इसका मतलब पैचअप होता है। क्या होता है? पैचअप कर लेना। बोथ द ब्रदर्स बेरीड द हैचेट, क्या मतलब हुआ? ये दोनों भाई जो थे ये गले लग गए, दोनों दोस्ती कर लिए, ठीक है। जो इनके अंदर दुश्मनी तो आपस में मामला को उन्होंने ये कर लिया, शॉर्ट आउट, ठीक है। ऐसा करने को क्या बोलते हैं? बेरी द हैचेट। तो क्या लिखोगे इसकी मीनिंग? टू रिकनसाइल। क्या? रिकनसाइल का मतलब क्या होता है? पैचअप कर लेना, हार्मोनाइज कर लेना, ठीक है, या पैचअप या टू बिकम फ्रेंड, टू बिकम फ्रेंड आफ्टर एनमिटी। मतलब इनके बीच में दुश्मनी चल रही थी, एनमिटी चल रही थी, शत्रुता,
फिर उससे वो क्या हो गए, दोस्त हो गए। अगर ए करता है बेरी द हैचेट विद बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच में दोस्ती हो गई। ओके, कहते हैं ना बुरा ना मानो होली है, लेट्स बेरी द हैचेट, आओ हम पुरानी बातों को दफना दें, दफना कर हम क्या कर लें, दोस्ती कर लें। ठीक है, ऐसा करने को बोलते हैं बेरी द हैचेट। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे एडियम्स एंड फ्रेजेस आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरह की और भी वीडियोस आती रहेंगी, चूँकि हमें सारे सिलेबस को कवर करना थोड़ा थोड़े से है ना, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा, प्रैक्टिस करूंगा, काफ़ी क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ताकि आपको सारे आसानी से समझ में आ जाए। आप हमसे जुड़े रहें, ठीक है, और हमें इनकरेज करते रहें, ठीक है, बाय लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड फॉरवर्डिंग। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।